तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद क्या बाबर का काम भारत में खत्म हो गया? बाबर को थाली में सजा करके हमने मुगल एम्पायर दे दिया या उत्तर भारत दे दिया पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद? ना, बाबर संघर्ष कर रहा था अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। उसने लगभग अपना पूरा जीवन, 11 साल की उम्र में फरगना में उसे गद्दी मिली थी, लेकिन वो अक्सर भटकता रहा। कभी वो अर्श पर और कभी फर्श पर आता रहता था, मैंने आपको बताया। क्योंकि फरगना में या मिडिल एशिया में या अफगानिस्तान में उसके सामने चैलेंजेस कम ना थे। उसके सौतेले भाई, उसके चचेरे और तहेरे भाई जिसे आप कहते हैं, वो उसके आसपास के जो जितने भी एम्बिशियस सरदार थे, वो खुद चाहते थे कि हम राजा बने। इसी जद्दोजहद में, इसी कश्मकश में, जब वो देखा कि मिडिल एशिया में, मिडिल एशिया आप कह लें उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, और उधर एशिया में ईरान की तरफ को जब उसने देखा कि उसकी दाल गल नहीं रही है, तब उसने भारत की ओर रुख किया था। आपको पता है कि उसने सबसे पहले भारत पर जो हमला किया था वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर कश्मीर के आसपास बाजू और भीरा में किया था। 1524 में बाबर ने भारत पर चौथा हमला किया था लाहौर पर, 1524 में। और 1524 में इसी लाहौर विक्ट्री के बाद इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, और इसके अलावा इब्राहिम लोदी का पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां, और तीसरे मेवाड़ के राणा सांगा, इन तीनों ने बाबर को न केवल इनवाइट किया बल्कि मोटिवेट भी किया और भरोसा भी दिया कि न केवल नॉर्थ इंडिया विक्ट्री तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगी, बल्कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ये सारी बातें इतिहास में दर्ज हैं कि किस तरह से आलम खां, दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को न केवल बुलाया बल्कि मोटिवेट भी दिया, साथ देने के लिए भरोसा दिलाया। खैर, जो भी है, सारी बातें आप लोग जानते ही हैं। कुल मिलाकर के पानीपत की लड़ाई हो गई 21 अप्रैल सन 1526 को। ये पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने आपको यही बताया कि बाबर के पास तो महज 10 से 15 हजार की गिनती की फौज थी, लेकिन उसमें मध्य एशिया के प्रसिद्ध घुड़सवार थे। इब्राहिम लोदी के पास कम से कम 50,000 की आर्मी थी, लेकिन क्या है कि लड़ाई का जो तरीका था उसमें बाबर जो था नई दुनिया से आया था, एक तरह से नए तौर तरीके लेकर के आया था, जिसमें था बंदूक और तोपखाना। इब्राहिम लोदी के या भारतीयों के जो हाथी थे वो इन बंदूक के शोर से, जो तोप के गोले हैं या बारूद के जो गोले हैं उनके शोर से घबरा गए और लड़ाई छोड़ करके भाग गए। कुल मिलाकर के पानीपत में बाबर ने मैदान मार लिया। 21 अप्रैल को बाबर पानीपत की लड़ाई जीतता है। उसके बाद 5 या 6 दिन बाद ही बाबर ने दिल्ली में तुगलकाबाद में, आपको पता होगा तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। तुगलकाबाद में बाबर ने अपना सिंहासन, जिसे कहते हैं ना राज्याभिषेक या कॉरोनेशन, वो करा लिया। तुगलकाबाद में पहुंचा, वहां पहुंच करके उसने अपना राज्याभिषेक कराया, अपने आप को हिंदुस्तान का या दिल्ली का बादशाह घोषित किया और अपने नाम से उसने खुतबा भी पढ़ाया। तो 27 अप्रैल सन 1526 को विधिवत या फॉर्मली भारत में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई। लेकिन अब बाबर के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि आप देखें ना कि दौलत खां हो या आलम खां हो या राणा सांगा हो या और भी जो इक्का दुक्का हिंदू या मुस्लिम, राजपूत या मुगल या तुर्क जो भी यहाँ पर सरदार रहे जिन्होंने विभीषण का काम किया, उनकी सोच ये थी कि बाबर यहाँ आएगा, लूटमार करेगा और चला जाएगा। जैसे आम तुर्क लुटेरे यहाँ आते थे, लूटमार करते थे, चले जाते थे। उन्होंने सोचा बाबर भी यहाँ टिकेगा नहीं। मकसद क्या था? देखें, मैंने आपको पहले ही बताया कि दौलत खां का मकसद ये था कि वो पंजाब और आसपास के इलाकों का खुद सुल्तान बनना चाह रहा था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाह रहा था। और राणा सांगा का जो टारगेट था वो ये था कि अगर इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाता है तो राजपूताना में तो उनकी धाक जमी हुई है, राजपूताना में वो निर्विवाद नेता थे। हालांकि छोटी मोटी रियासतें और भी थी, लेकिन राणा सांगा के सामने कोई टिकता नहीं था। अब राणा सांगा का टारगेट ये था कि अगर दिल्ली तहस नहस हो जाती है, इब्राहिम लोदी की या मुस्लिमों की सेना तहस नहस हो जाती है बाबर के हमले की वजह से, तो तेजी से आगे बढ़ करके मैं खुद दिल्ली पर कब्जा कर लूंगा और पूरा उत्तर भारत मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस लड़ाई के बाद बाबर ये कहता है कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। इस लड़ाई के बाद बाबर क्या कहता है? काबुल की गरीबी अब और नहीं। कहने का मतलब क्या है? उसने अपनी जो उसकी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें लिखा है कि पानीपत की लड़ाई के बाद मैंने सोच लिया कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। वजह यह है कि वो लगभग 40-41 साल की उम्र तक अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में भटकता रहा। अच्छा, आपको पता है कि ये एरिया जो है लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब समुद्र से इनका वास्ता है नहीं, समुद्र को ये छूते नहीं है। तो जो
जो भी देश, जो भी इलाके समुद्र के आसपास है ना, उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता व्यापार का, देसी विदेशी व्यापार का, जो उनकी तरक्की का, समृद्धि का या अमीरी का रास्ता खोल दे देता है। अफगानिस्तान तब भी गरीब देश था, आज भी गरीब देश है। तो वहां कुछ होता तो खास था नहीं, बस जैसे तैसे गुजर बसर रोजी रोटी चलती थी। और अफगानिस्तान के जितने भी राजा होते थे वो आसपास के इलाकों में लूट मार करके अपना और अपनी जनता का भरण पोषण करते थे। जब वो दिल्ली आया, भारत आया, उसने कश्मीर देखा, पंजाब देखा, हरियाणा देखा, यहाँ के उपजाऊ मैदान देखे, यहाँ की लहलहाती फसलें देखी, यहाँ के लोग देखे, उसे यहाँ का भूगोल, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। उसने तय कर लिया कि मैं अब दिल्ली छोड़ करके नहीं जाऊंगा या हिंदुस्तान छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो लोकल राजा थे, आप कुछ कह रहे, जो लोकल राजा थे जिन्होंने बाबर को यहाँ इन्वाइट किया था, वो इससे सहमत ना थे। वो चाहते थे कि बाबर यहाँ चला जाए। इसके अलावा बाबर की खुद फौज जो उसके साथ काबुल से आई थी या अफगानिस्तान से आई थी, वो भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वजह क्या थी? भारत में आप देखें ना कि 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। अच्छा, बाबर की फौज यहाँ पर अप्रैल में आई, अप्रैल मई जून हो गया था, तो यहाँ की जो गर्मी है, यहाँ का जो मच्छर है, मलेरिया हैजा है, वो उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा था, वो वापस जाना चाहते थे। खैर जैसे तैसे बाबर उनको रोके रखा, लेकिन उनके मन में यही था कि हम यहाँ से वापस जाएंगे। अब अप्रैल में पानीपत की लड़ाई हो गई। अब जब बाबर यहाँ जम गया, यहाँ से गया नहीं। आपको मैंने बताया, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पानीपत के बाद की मुश्किलें क्या थी। यहाँ पर मैंने लिखा ना दिल्ली, दिल्ली जो है, बाबर ने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाई, बाबर की राजधानी थी आगरा। वजह क्या थी कि दिल्ली पंजाब के बहुत नजदीक था और पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में बाबर का होल्ड हो चुका था। अब वो भारत में नए इलाके जीतना चाहता था या आगरा उसके आसपास के इलाकों पर होल्ड करना चाह रहा था, क्योंकि अगर उत्तर भारत में जमे रहना है तो मालवा, राजपूताना और आगरा, इन पर कंट्रोल होना जरूरी है। तो बाबर ने अपनी कैपिटल बनाई आगरा। दिल्ली उसने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को सौंपा, यानी कि यहाँ का इसको इक्तादार बना दिया, इक्तादार, सूबेदार, कुछ भी कह सकते हो आप, वहां बना दिया। और हुमायूं को तेजी से भेजा आगरा पर कब्जा करने के लिए। हुमायूं ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के आगरा पर आसानी से कब्जा कर लिया, क्योंकि जब इब्राहिम लोदी हार गया तो फौज जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी, फौज सारी किले और मैदान छोड़ करके भाग चुकी थी। तो हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने में कोई किसी तरह की दिक्कत हुई नहीं। लेकिन अब जब ये जम गए तो अब जो हमारे विभीषण थे उनको होश आया कि यार ये क्या हुआ, अब क्या करें भाई, ये तो जम गया, अब कैसे बनाए इसको। जो सपने उन्होंने देखे थे वो सारे ध्वस्त हो गए। तो अब सभी लोगों ने मिलकर के संग बनाया, यह एकजुट हो गई। अच्छा, इन्हीं में से एक था महमूद लोदी। महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। पानीपत की लड़ाई में बच गया था और लड़ाई के मैदान से भाग गया था। भागने के बाद ये बिहार, जौनपुर की तरफ को चला गया, उन इलाकों पर इसने कब्जा कर लिया और इसने अपनी एक फौज इकट्ठा की। फौज इकट्ठा करने के बाद ये भी राणा सांगा के साथ मिल गया। बहुत से थे, दिल्ली और आसपास के एक लड़ाकू मुस्लिम सरदार होते हैं, हसन खां मेवाती। आप शेरशाह सूरी के पिता का नाम भी हसन खां था, वहां से आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये हसन खां कोई और था। हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, राणा सांगा और भी बहुत सारे हिंदू मुस्लिम राजपूत राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता माना और राणा सांगा के नेतृत्व में अब फिर से बाबर को चैलेंज किया। तो नतीजा किसके रूप में सामने आया? खानवा की लड़ाई में। अभी खानवा की लड़ाई की बात बाद में करेंगे। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि पानीपत के बाद बाबर के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहली बात क्या है कि उसके जो सैनिक थे वो यहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे, वो वतन वापसी की इच्छा थी उनकी कि हम वापस जाएंगे, तो ठीक है। अच्छा, अब दिल्ली में इब्राहिम लोदी को तो आपने हरा दिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, आगरा पर कब्जा कर लिया, और भी जो बड़े बड़े किले हैं, बनारस है, कन्नौज है, उज्जैन है, जौनपुर है, बड़े बड़े जो किले हैं उन पर आपने कब्जा कर लिया। लेकिन दूर दराज के इलाकों में, खेत खलिहानों में, गाँव में अफगान अभी भी डटे हुए हैं। अफगानों ने हार नहीं मानी है। पानीपत की लड़ाई जरूर अफगान हार गए हैं, लेकिन उन्होंने हार मानी नहीं है। फिर से वो संगठित होने लगे और जगह जगह बाबर को चैलेंज करने लगे। पानीपत में या पानीपत से पहले तो बाबर के सामने केवल एक दुश्मन था, इब्राहिम लोदी, लेकिन अब उसके सामने कई सारे दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि सारी सेना तितर बितर हो गई थी। जिस अफगान को या जिस इक्तादार को या सूबेदार को, जिस गवर्नर को जहां मौका मिला, उसने वहां पर आसपास के किलों का कब्जा किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ये सारे अफगान बाबर के राह में चैलेंज थे, ये आसानी से हार मानने वाले थे नहीं। इसके अलावा राजपूत जो थे, राजपूताना में मजबूत थे, राणा सांगा बहुत मजबूत थे। खुद बाबर की हिम्मत नहीं हुई चित्तौड़ पर हमला करने की। चित्तौड़ क्या हुआ? राणा सांगा कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के। मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ बहुत मजबूत किला था। आपको पता होगा तुर्कों में सबसे पहले चित्तौड़ का जो किला जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। उससे पहले कोई इस किले को जीत नहीं पाया था।
और आप ये भी देखें कि तुर्कों से लेकर मुगल काल तक जब भी दिल्ली कमजोर होती थी तो सबसे पहले जो चैलेंज देता था वो मेवाड़ देता था या चित्तौड़ देता था। तो इस तरह से बाबर भी कभी चित्तौड़ पर हमला करने का साहस कर ना पाया था। तो राजपूताना में राजपूत मजबूत तो थे ही थे, अब वो राणा सांगा के साथ एकजुट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आज दिल्ली का नंबर आया है तो कल को फिर हमारा नंबर भी आना है, ठीक है ना। इसके अलावा बाबर के पास जो पैसा था वो अब लगभग खत्म हो चुका था, पैसा बचा नहीं था। दिल्ली और आगरा की लूट हुई तो, लेकिन उसके बाद भी अब उसके पास पैसा बचा नहीं था। वजह क्या है कि बाबर को अपने लोगों में पैसा बांटने का बहुत शौक था। कलंदर था वो, उसको कलंदर का टाइटल भी दिया गया, मैं बताऊंगा आपको कलंदर का टाइटल क्यों दिया गया उसको। बाबर को अपने लोगों में पैसा बांटने का बहुत शौक था। इसके अलावा उसके पास मैन पावर ही कम थी, 10 से 15 हजार मात्र वो सैनिक लेकर गया था, उसमें कुछ तो थे पानीपत की लड़ाई में ही खत्म हो गए थे। खैर जो भी है, उसने अपने आप को इकट्ठा किया, मजबूत किया और अपने सैनिकों से खानवा की लड़ाई लड़ने के लिए उसने एक तरह से कह सकते हैं रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि भाई एक बार राणा सांगा से निपट लेते हैं, खानवा की लड़ाई देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना हो क्या नहीं करना। तो खैर कुल मिला के खानवा में आपको बताइए 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई और अगले साल 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, राणा सांगा उसमें हार गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया दिल्ली पानीपत की लड़ाई के बाद दिल्ली इन्होंने मेहंदी ख्वाजा को दिया, बाबर ने अपने बहनों मेहंदी ख्वाजा को, आगरा में हुमायूं को तैनात कर दिया। जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ मैंने यहाँ लिख रखी हैं, जैसे कि राणा सांगा जो है मालवा मीन्स राजपुताना, राजपुताना मीन्स मालवा, यहाँ पर सबसे ताकतवर थे। इनकी रियासत का नाम था मेवाड़ और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अच्छा, पानीपत के बाद बाबर के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम सभी ने एक संघ बना लिया। अब जो झगड़ा था वो हिंदू बनाम मुसलमान का ना होकर के देसी बनाम विदेशी का हो गया। जैसे 1857 की लड़ाई हमने लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, क्या था कि भाई हमारा सबका दुश्मन एक है, तो हिंदू मुसलमानों ने सबने अपने बैर निपटाए और कहा कि हमारा दुश्मन एक है, कौन, अंग्रेज, हमने उससे निपटना। उसी तरह से जब बाबर ने 1526 की लड़ाई जीत ली तो हमने ये तय किया कि भाई हिंदू मुस्लिम बात की बात है, पहले देसी बनाम विदेशी। तो हमारे जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू राजा हो मुस्लिम राजा हो, सभी देसी लोगों ने एक गुट बनाया, किसके नेतृत्व में, राणा सांगा के नेतृत्व में। तो अब जो जंग थी वो देशी बनाम विदेशी की हो गई। विदेशी कौन, बाबर। खानवा में ही संघ हार गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब खानवा की लड़ाई में जब ये मजबूत संघ हारा, राणा सांगा हार गए, महमूद लोधी हार के भाग गया, हसन खां जो है शहीद हो गए लड़ाई के मैदान में, राजा विक्रमाजीत लड़ाई के मैदान में शहीद हो गए। उसके बाद चाहे वो हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, उनका हौसला टूट गया। तो बहुत से अफगान, बहुत से राजपूत जो थे उन्होंने चुपचाप जो है बाबर की अधीनता मान ली या लड़ने से मनाही कर दिया, अपने इलाके छोड़ करके उन्होंने पलायन कर दिया, ठीक है ना, पलायन कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए थे जो बाबर को चैलेंज कर रहे थे, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बाबर के युद्धों की बात करूं तो 1501 में एक उल्लेखनीय युद्ध है, उल्लेखनीय मतलब जिसका जिक्र किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 1501 में सरेपुल की लड़ाई में बाबर हार गया था उज्बेकिस्तान में शेवानी खान। ये सरेपुल कहाँ है, समरकंद के आसपास है। समरकंद कहाँ पर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समरकंद कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में। समरकंद कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। तो समरकंद के आसपास बाबर को ना मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया कि बाबर के अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि मुझे समरकंद जीतना है। उसने 2 बार समरकंद जीता भी, लेकिन दोनों बारी वो उसके हाथ से निकल गया। तो 1501 में सरेपुल की लड़ाई में शेवानी खां से हारा। 1519 में बाबर बाजौर और भीरा पर हमला करने में कामयाब रहा, इसको जीतने में भी कामयाब रहा। 1524 में चौथा हमला किया था बाबर ने भारत पर, लाहौर और दीपालपुर जीता था। पानीपत की लड़ाई जो थी वो बाबर का भारत पर 5वां हमला था। 21 अप्रैल 1526 में लड़ाई हुई थी, इसमें इब्राहिम लोदी को इसने हराया था। खानवा की लड़ाई 16 मार्च सन 1527 को हुई थी और इसमें इसने राणा सांगा के संघ को हराया था। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी सन 1528 को हुआ था। अब चंदेरी जो है वो एक गढ़ है, किसका, चंदेरी इस समय जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। ये गढ़ था राणा सांगा के सामंत मेदिनी राय का। अब 1527 में मेदिनी राय ने ठाना कि भाई बाबर से लड़ा जाएगा, हम इस तरह से हाथों मानेंगे नहीं। तो चंदेरी में लड़ाई हुई। चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने हराया राणा सांगा के सामंत मेदिनी राय को, मैंने यहाँ लिखा है। 29 जनवरी सन 1528 को ये लड़ाई हुई। घाघरा की लड़ाई हुई 5 मई सन 1529 को, 5 मई सन 1529 को घाघरा की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में बाबर ने बंगाल के राजा नुसरत शाह को हराया था। नुसरत शाह जो था बंगाल का राजा था, इसने बंगाल में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी 1526 की पानीपत की लड़ाई के बाद। अब इसने आसपास के राजाओं के साथ मिलकर के अलायंस बनाया
लेकिन ये भी गरीब हार गया, किसमें? घाघरा की लड़ाई में। ठीक है। अच्छा, घाघरा की लड़ाई हारने के बाद नुसरत शाह ने बाबर की अधीनता नहीं मानी, ध्यान रखना, नुसरत शाह ने बाबर की अधीनता नहीं मानी, लेकिन ये डिसाइड कर लिया या बाबर से ये समझौता कर लिया कि साहब मैं अब आपके मामलों में नहीं पड़ूंगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाऊंगा, आप किसी को मारो किसी से मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं चुपचाप अपना बंगाल में पड़ा रहूं। खैर, तो अब मैंने यहाँ लिखा कहाँ, तो जैसे फरगना उज्बेकिस्तान में है, पानीपत हरियाणा में है, तुगलकाबाद दिल्ली में है, खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले में है, और ये फतेहपुर सीकरी और आगरा के पास है। ध्यान रखना, राजस्थान के भरतपुर जिले में है और आगरा और सीकरी के पास है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। घाघरा गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर है, और ये कहाँ पर है? बिहार में, छपरा के पास। बिहार में घाघरा, ध्यान रखना, घाघरा का जो युद्ध हुआ वो जगह जो है बिहार में, छपरा के पास है। ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पर, लेकिन बिहार में है। अच्छा, बाबर का जन्म हुआ 1483 में, 11 साल की आयु में ये राजा बना था। कहाँ पर? फरगना में, सन 1484 में। 1504 में इसने काबुल जीता और 1507 में काबुल में इसने पहली बार बादशाह का टाइटल लिया था। 27 अप्रैल 1526 को इसने दिल्ली में तुगलकाबाद में अपना राज्याभिषेक कराया था और यहाँ पर इसने अपने नाम से खुतबा पढ़ाया था। 27 दिसंबर सन 1530 को बाबर की डेथ हो गई थी। कहाँ पर? आगरा में, आरामबाग। तो बाबर के लिए जो है कि ये हमारा तीसरा सेशन था, और मैंने देखो इसमें मैप बना भी रखा है, काबुल और पेशावर ये रहे, पानीपत, अजमेर, जयपुर, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, बनारस वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो आप मैप में देख रहे हो ना, ये वो इलाका है जो बाबर के कब्जे में था। बाबर का जो एम्पायर था भारत में वो ये था, काबुल और पेशावर से लेकर के इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का बहुत थोड़ा सा हिस्सा, अजमेर और आसपास का बहुत थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, अजमेर और आसपास का, इसके अलावा पूरा यूपी, जो वर्तमान यूपी है वो बाबर के कब्जे में था। बाबर ने भारत में एक्चुअली जो अपना एम्पायर बनाया वो शामिल, उसमें शामिल था पंजाब, हरियाणा और वर्तमान उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और वर्तमान उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे थे जो बाबर के हाथ से निकल गए थे। बाबर ने बिहार पर हमला भी किया था, बिहार को जीता भी था, लेकिन बाबर जो है बिहार पर कब्जा नहीं कर पाया था, उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर नहीं पाया था। बिहार जो एम्पायर में मिला वो हुमायूं के समय मिला था। ठीक है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हो जो मैंने घेर रखा है, ये सारा का सारा इलाका वो है जो बाबर ने यहाँ पर अपने एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश किया। ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा था जिसमें ग्वालियर और आसपास के इलाके हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा जिसमें अजमेर और आसपास के इलाके हैं, और पंजाब, हरियाणा। ठीक है। तो अभी बाबर कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए हम एक सेशन और अपलोड करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हुमायूं की, और हुमायूं के बाद शेरशाह। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।